हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे नए प्रश्नों के साथ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर के ज़रूर चेक कर लें। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो वो एक बार नोटिफिकेशन ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करें तो नोटिफिकेशन पहुँचने लगेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, 18 से 19 वर्ष की अवस्था में, या किसी अवस्था में नहीं। तो किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं, कौन सी अवस्था है? वो अवस्था है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका 11 से 12 वर्ष की अवस्था है, जिसमें कि बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जो बाल्यावस्था की अवस्था कहलाती है। इसमें शिक्षण विधि रुचिकर तथा क्रिया और खेल के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, क्रिया इस समय में क्या होता है, खेल जैसे खेल के जो सिद्धांत है हमारे, उन पर क्या यह आधारित होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक प्रोजेक्ट, डॉल्टन आदि क्रिया, खेल तथा स्वानुभव पर आधारित शिक्षण प्रणालियां हैं। तो ये सारी जो शिक्षण प्रणालियां हैं, ये किस पर? क्रिया और खेल के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब खेल से बहुत सी रुचिकर चीज़ों को करना और साथ ही साथ में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। और उससे क्या होता है, स्वयं अनुभव होता है, जिससे कि सीखने में जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय तक आपको याद रहती हैं और वह सिद्ध हो जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्थायी होती हैं। तो जो 11 से 12 वर्ष की अवस्था है, उसमें बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। मतलब विद्यालयी कार्यों में बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ तथा लड़ाई के साथ। तो शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ किससे हो जाएगा? प्रार्थना गीत के साथ होता है। तो प्रार्थना शिशुओं के कर्तव्यनिष्ठ और उदार व्यक्तित्व बनने की प्रेरणा देती है और उनमें नैतिकता की भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है, जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे एक ही रसोई में खाना बनाते हैं और खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, सामुदायिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार या समाज परिवार। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जहाँ पति पत्नी बच्चे ही मात्र, तो वह न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत आता है। तो तीसरा जो है वह व्यक्तिगत परिवार का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट होता है, कि क्योंकि संयुक्त परिवार नहीं, सामुदायिक परिवार तो होगा ही नहीं, समाज नहीं, जहाँ सिर्फ पति पत्नी बच्चों की बात होगी वह क्या होगा? आपका व्यक्तिगत परिवार के न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसको नाभिकीय के नाम से भी जानते हैं। जब माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे साथ रहते हैं तो वह कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, वह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। यह किसने कहा है? यह एक परिभाषा है और यह किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस या डॉक्टर MP सिन्हा। तो यह जो परिभाषा है आपकी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कही गई है। पहला जो यहाँ पर है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा, ढाके का सिद्धांत का सहारा, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? कला के सिद्धांतों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसका सहारा लेना चाहिए। तो परिधान के जो भी नमूने हैं उनकी रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर कला के मूलभूत सिद्धांत की बात हम करें तो कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? अनुपात हो जाता है। कौन सा होता है? फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, आपका लय हो जाता है, इम्फेसिस जिसको संबल के नाम से भी हम जानते हैं या बल के नाम से भी जानते हैं, अनुरूपता तथा व्यक्तिगत
जो इसके सिद्धांत हैं वह क्या हैं? 6 मूलभूत सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं। सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले या मगही विन्यास वाले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 जो है सीधी, आड़ी, खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार जो किए जाते हैं वो कौन से कहते हैं? भूमिगत विन्यास वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं। तो जो ये है जो अनुपात से ही उसका रंग, रूप और आकार खिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। परिधान का अर्थ पहनावा होता है, ऐसे वस्त्र जो शरीर पर पहने जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र परिधान के रूप में पहने जाते हैं और हमारे देश में इतने राज्य हैं जहाँ के पर्टिकुलर अलग अलग ड्रेस होते हैं। जैसे कहीं पर साड़ी है, कहीं लहंगा है, कहीं आपको सलवार कमीज देखने को मिलती है। तो अलग अलग तरह के ड्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण, विकरण का प्रयोग करना चाहिए? संतुलन, लय, समानुपात या अनुरूपता। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 जो है या लय है। इसमें लय मतलब एक रिदम होना चाहिए, इस तरह से एक रिदम जब हम देखें तो हमारी आंखों को एक लय दिखे। परिधान रचना में लय उत्पन्न करने के लिए रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकरण। जैसे पुनरावृत्ति, एक ही नमूने को बार बार दिखाया, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? एक लय मिल रही है, ठीक। फिर उसके बाद स्तरीकरण, एक स्तर, ये मतलब एक स्तर होना चाहिए किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का हो सकता है, डायगोनल, वर्टिकल, सर्कुलर, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। विकिरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चीज़ें यहाँ से बाहर की ओर जाती हुई, तो मतलब किसी भी चीज़ को इस तरह से, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? एक रिदम होना चाहिए। लय से तात्पर्य समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता से होता है। मतलब जो कंटिन्यूअस इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारे लय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस स्केल पर कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता, इन सभी पर। तो ये जो स्केल्स हैं इन सभी पर पोशाकों या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। संतुलन और लय, अनुरूपता, समानुपात, दबाव, संबल तथा आकर्षण केंद्र आदि ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की पोशाक के औचित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। कला के सिद्धांत के अंगों के अनुसार किसी की भी उपेक्षा पोशाक के सौंदर्य को खराब कर सकती है। अगर किसी भी एक चीज़ को हम इग्नोर करते हैं तो हमारे कपड़े का सौंदर्य क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ? कौन सी जगह है जहाँ सबसे पहले होम साइंस पढ़ाने का प्रावधान हुआ? तो यहाँ पर जो है आपका वर्ष 1948 से आगरा में, वर्ष 1948 मद्रास में, वर्ष 1920 कलकत्ता में, वर्ष 1955 में पटना में। तो कहाँ पर होम साइंस पढ़ाने की बात हुई? तो सबसे पहले वर्ष 1948 में, कहाँ? मद्रास में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान वर्ष 1948 मद्रास में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया? उच्च विद्यालय में, ठीक है।
प्रश्न पर हमेशा आप ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ के हड़बड़ी में आप दूसरे का दूसरे में आंसर नहीं लगाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, कहाँ? महारानी लक्ष्मीबाई उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना, राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गृह विज्ञान की सर्वप्रथम बड़ौदा गुजरात में महारानी बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। गृह विज्ञान में भारतीयकरण और इसके प्रसार में कुछ भारतीय महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री हंसा मेहता द्वारा भी वर्ष 1920 और 22 में इस क्षेत्र में काफी कार्य किया गया था। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मनोहर स्वामी, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। तो कौन थे जिन्होंने गृह विज्ञान में सबसे पहले पीएचडी की उपाधि पाई? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका करेक्ट हो जाता है कि वो कौन है? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट, पहला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसमें गृह विज्ञान ने पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर होता है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर पहला यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाता है। डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर प्रथम भारतीय पुरुष थे जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्या है हमारा? व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्या, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों का, या किसी का नहीं? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर औपचारिक तथा अनौपचारिक जो दोनों प्रकार की शिक्षा है वह व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई तथा दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंध करने वाला, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने की कला। तो गृह विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। गृह विज्ञान का अर्थ है अपने संसाधनों को प्रबंध करने की कला। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही क्या है? प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है या कुछ भी नहीं? तो किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना क्या है? वह प्रतिपादन है। प्रतिपादन 2 प्रकार का होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन की हम बात करें, एक मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है और एक होता है आपका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रतिपादन का किस प्रकार का? 2 प्रकार का होता है और इसमें कार्यप्रणाली को बताया जाता है। कार्यप्रणाली को बताने के साथ साथ में जहाँ पर परिणाम भी बताए जाते हैं वह रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाता है, जिसको हम पद्धति प्रतिपादन या परिणाम प्रतिपादन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का आयोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर प्रदर्शनी का जो आयोजन है इसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी
को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, जिस यंत्रों के सहायता से जानकारी अच्छी तरह दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है। या उक्ति या परिभाषा बचत की है और यह किसने दी है? कीन्स की है, गुड्डे की है, यंग की है, इनमें से किसी की नहीं। तो पहली परिभाषा जो यह है कीन्स महोदय की है, इन्होंने यह परिभाषा दी। कीन्स ने उपभोग फलन का सूत्र उपलब्ध कराया। उनका मानना था कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं। खनिज लवण मतलब मिनरल्स के कौन से स्रोत हैं? तो मिनरल्स के हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, संतरा है और सोयाबीन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां मिनरल्स और विटामिन दोनों के बहुत अच्छे सोर्स हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी बी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तो यहाँ पे जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मनुष्य में उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है? कितने खनिज लवण हैं जिसकी मतलब आवश्यकता मनुष्य को होती है? तो यहाँ पर जो 24 खनिज लवण हैं जिनकी जो संख्या है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को आवश्यकता है मनुष्य को। ठीक, नेक्स्ट है, शरीर में ऊर्जा ना देने वाला भोजक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण या वसा। तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा नहीं देता? कार्बोहाइड्रेट भी देता है, प्रोटीन भी देता है, वसा भी देता है, सिर्फ खनिज लवण ऊर्जा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? 17%, 35%, 62% या 75%? तो हमारे शरीर के कुल भार का कितना, मतलब जो हमारे शरीर का जो बॉडी मास है वह कितने प्रतिशत जल से बना हुआ है, ये पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा। इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर 62%, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि 70, ये नहीं पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में कितने प्रतिशत जल है या ऐसा कुछ। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो बॉडी मास है वो कितने प्रतिशत जल से बना हुआ है। तो वह 62% जल से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुएं का पानी है उसमें उसके शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है क्या चीज़? आपका पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है। खाद्य प्रक्रमण जिसमें कि अनाज का स्टार्च मान चीनी में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें जो स्टार्च है वह किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वह क्या कहलाता है? पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना। तो वह क्या कहलाता है? आपका माल्ट करना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 माल्ट करना करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या देखने में सुंदर होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, काली चाय से बेहतर हरी चाय क्यों है? क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, प्राणिज भोज्य पदार्थों में वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पतिक भोज्य पदार्थों दोनों के द्वारा प्राप्त होता है, वह क्या है? खनिज लवण है, वसा है, प्रोटीन है या ये सभी हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका हो जाता है ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को प्राणिज एवं वनस्पतिक दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमारे जो खनिज लवण है ये आपको फिश में भी मिल जाएंगे, आपको वेजिटेबल्स में भी मिल जाएंगे। उसी तरह से वसा भी, फैट भी उसी तरह से है। जैसे हमारे जो तेल हैं जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह, ये सब
सब वसा के अंतर्गत आता है। साथ में हमारा कॉड लिवर फिश ऑयल भी आता है, साथ में पशुओं की चर्बी भी वसा के ही अंतर्गत आती है। प्रोटीन की हम बात करें तो एग हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वनस्पति एवं प्राणी दोनों सोर्स से हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं है? पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में या शलजम में? इसमें कौन सा है जिसमें कि गाइट्रोजेनिक घटक नहीं है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 हो, यहाँ पर पालक यहाँ पर दिया हुआ है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, शलजम है। तो जो शलजम है उसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते हैं। किसमें? शलजम में गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण, एंथोसायनिन के कारण, एंथोसायनिन के कारण या कैरोटीनॉइड्स के कारण? तो टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? वह होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, या क्या है? एक वर्णक है जिसके कारण से इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया आपका। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को एक बार फिर ऑफ करके दोबारा ऑन करें तो नोटिफिकेशन जाने लगेगा। और आप चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें, वीडियो डेली अपलोड हो रही है। ओके, बाय।